उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। नहीं होता है। मोहब्बत से जब कांग्रेस की दुकान चल सकती है तो फैजान मोहब्बत से विधायक नहीं बन सकता है। ये महिलाओं के लिए, माँ बहनों के लिए आपके पास किस तरह के प्लान हैं जो जो अपने शोहर से लड़ ले, भाई से लड़ ले कि मेरा वोट तो फैजान को ही जाएगा। ये बिल्कुल ये चाह रहे हैं कि महागठबंधन का लहर चल रहा है तो महागठबंधन का टिकट ले लें। ये चाह रहे हैं कि एमआईएम का लहर चल रहा है तो एमआईएम का टिकट ले लें। जी। देखिए मेरी जो मांगे हैं वो आप सबकी मांगे हैं। मेरा ये मानना है कि युवा लोगों को आज तक कोई सियासत में लाने की कोई कोशिश कर रहा है, कोई भी पार्टी। अब आपके विधायक जी क्षेत्र में इनएक्टिव नजर आ रहे हैं कि भाई पहले से डिक्लेयर किया हुआ है कि मेरा एक अलग सपना है। अब किसी पार्टी के पीछे पीछे चल करके भी आपको कुछ हाथ लगने वाला है नहीं। अपने हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हो इरशाद की रिपोर्ट। बिहार में अगले कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचलों को लेकर चर्चा ना हो, ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि राजनीति की शुरुआत बिहार राज्य से ही हुए हैं। और कहा यह जाता है कि यहाँ के बच्चों के रग रग में राजनीति करने की कला है, आर्ट है, अदा है। और आज जो है इसी चुनाव को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है जिला पार्षद या परिषद फैजान अहमद साहब, जो कि अपनी बात बेबाक तरीके से हर मुद्दे में रखने की कोशिश करते हैं और सीमांचल, किशनगंज जैसे जगहों पर जहां पर परंपरागत तरीके से राजनीति होते आ रही है, चलती आ रही है, वहां पर बहुत ही कम उम्र में जो है बहुत बड़े बड़े फैसले लेने के साथ साथ, बहुत बड़े बड़े सपनों के साथ साथ यहाँ के लोगों की भलाई के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए हर तरह के वादे और दावे कर रहे हैं। देखना ये होगा कि किस तरह उनके मैसेजों को, उनके सपनों को, उनके इरादों को, उनके मकसद को यहाँ के लोग स्वीकार करते हैं और आगे जो है उनको अपने पॉलिटिकल करियर में चमकाने या फिर चमकने का मौका देते हैं। वो खुद को क्लियर कर चुके हैं और साथ ही साथ डिक्लेयर भी कर चुके हैं कि ठाकुरगंज विधानसभा से वो साल 2025 में होने वाले विधानसभा निर्दलीय ही लड़ेंगे। आज हम उनसे ही जानेंगे कई सवालों के जरिए कि आखिरकार उनका मंशा क्या है और किस तरह वो अपनी राजनीतिक करियर को चमकाना चाहते हैं। फैजान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इरशाद भाई आपने अपने कीमती टाइम निकाल कर हमें अपने चैनल में कुछ बातें रखने का मौका दिया। अ, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा सपोर्ट जनता है, लेकिन बैकबोन जनता होने के साथ-साथ एक प्लेटफॉर्म का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपने ये फैसला लिया कि आप निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ेंगे, वजह जान सकता हूँ? बिल्कुल, जब आपने कहा कि एक प्लेटफ़ॉर्म होना ज़रूरी है, तो हम बिना प्लेटफ़ॉर्म के आ भी नहीं रहे हैं। हमारा भी एक सपना है कि अपने लोग अपने यहाँ की सियासत करें, अपने लोगों के हाथ में क़यादत हो। तो ये कब होगा? जब आप पहली मर्तबा कोशिश नहीं करेंगे तो ऐसा मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो हम ये चाह रहे हैं कि पहले हम आने वाले वक़्त में 2025 में अपने आप को आज़ाद उम्मीदवार हमने घोषित किया है कि हम आज़ाद ही लड़ेंगे। अब किसी पार्टी के पीछे-पीछे चल कर के भी आपको कुछ हाथ लगने वाला है नहीं। आपने देखा होगा, आपने कहा कि प्लेटफ़ॉर्म होने की ज़रूरत है, तो क्या सीमांचल बिना प्लेटफ़ॉर्म के इतने दिन से चुनाव लड़ी है? कोई ना कोई तो प्लेटफ़ॉर्म रहा होगा, लेकिन आज भी सीमांचल वहीं खड़ी है। लोग यही बात कर रहे हैं कि सीमांचल पसमानदा है, हमारा इलाका बहुत गरीब है, हमारे इलाके में यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारे इलाके में रोज़गार की कोई स्रोत नहीं है। ये चलते हुए आ रही है। आपने जो कहा कि परंपरागत राजनीति है, तो ये भी चलते हुए आ रहा है। तो हमने इसी मिथ को तोड़ने के लिए, इसी सिस्टम को तोड़ने के लिए अपने आप से ही शुरुआत किया है कि किसी को जोखिम में न डालकर अपने आप को जोखिम में डाला जाए, अपने आप को धूप में तपाया जाए, अपने आप को कोयले की खदान के में गलाया जाए, फिर उससे आप हीरा बनकर निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मैंने जो ये अपने आप में डिसीज़न लिया है, ये डिसीज़न बड़ा हो सकता है, लेकिन मेहनत के सामने सब कुछ छोटा है। हम इलाके में जा रहे हैं, लोगों की अपार जो मोहब्बत है वो हमारे साथ है। यकीनी तौर पर वो मतदान है, वो लोग किधर करेंगे नहीं मालूम। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि आज के डेट में मैं जहाँ जाता हूँ, लोगों की बहुत ज़्यादा मोहब्बत और सपोर्ट मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक़्त में इसी मोहब्बत और सपोर्ट के साथ मैं निर्दलीय ही चुनाव में कामयाब हो जाऊँगा इंशाल्लाह। जैसे आपने कहा कि पार्टी पीछे-पीछे चलती है, तो नेता 2 किस्म के होते हैं। एक नेता वो
जो टिकट के लिए या फिर अपनी राजनीतिक ज़िंदगी को चमकाने के लिए पार्टी के पीछे-पीछे घूमते रहता है। एक नेता वो जो अपने आप को अपने क्षेत्र में इतना मजबूत साबित कर देता है कि कई पार्टियाँ जो है उसके पीछे-पीछे चलने लगती है, यानी अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश करती है। तो जब आप आज़ाद चुनाव लड़ने का जो डिक्लेयर कर दिए, तो इस बीच किसी पार्टी की तरफ से ऑफ़र आया? हाँ, 2 पार्टियाँ हैं जो अलग-अलग 2 स्टेटों में उनकी सरकार रही है। वो पार्टी ने संपर्क किया, लेकिन मैंने पहले से ही डिक्लेयर किया हुआ है कि मेरा एक अलग सपना है। हमारा अपना ये सपना है कि अपनी क़यादत ज़मीनी सियासत, हमारे यहाँ के लोगों की क़यादत हो और हमारे यहाँ के लोग ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों पर सियासत करें। तो हमने पहले ही उनको कहा कि हमने 1 साल पहले ये तय कर दिया है कि हम निर्दलीय विधायक लड़ेंगे। तो हमने तय कर दिया सो तय कर दिया है। अगर अल्लाह ने कामयाबी दिया तो सीमांचल की एक अलग तहरीक की नींव रखी जाएगी इंशाअल्लाह। जैसे आपने कहा कि प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत नहीं है, मैं आज़ाद ही चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी हूँ और यकीनन जब आप चुनाव लड़ेंगे, लोगों का समर्थन मिलेगा, आप जीत भी जाएँगे, विधानसभा जाएँगे। लेकिन तब कहीं न कहीं आपको प्लेटफ़ॉर्म की एहसास होगी क्योंकि बिना प्लेटफ़ॉर्म का हर वो मुद्दे जो है सदन में रखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बिहार में मुख्य धारा की राजनीति किस तरह चलते आ रही है, आप बेबाक तरीके से इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं। इरशाद भाई, बिना कोई संगठन के अगर राजनीति करनी है तो बिना संगठन के आसान नहीं है। हमारे यहाँ जो लोग सियासत कर रहे हैं, आप जिस तरीके से बात की कि बिना कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, तो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अकेले तने-तनहा पूरे बिहार को बदलने की बात कर रहा हूँ, नहीं। हम सिर्फ़ ठाकुरगंज की बात कर रहे हैं। ठाकुरगंज में जो लोग बैठे हुए हैं पार्टियों के साथ, जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जो लोग खुद कुर्सी कुमार रहे हैं, तो इनसे आपकी जो लड़ाई है आज वो ज़मीनी स्तर की लड़ाई है। पहले इस लड़ाई को लड़ लिया जाए, फिर बाद में सीमांचल के लोगों के साथ मिलकर कुछ नया सोचा जाएगा इंशाअल्लाह। आप ये कह रहे हैं अभी लोग परेशान हैं, आपके विधायक जी क्षेत्र में इनएक्टिव नज़र आ रहे हैं कि भाई उनको मतलब ही नहीं है कि क्षेत्र क्या है, उनको एक ही मतलब है कि आरजेडी हमें टिकट देगी, हम चुनाव जीतेंगे। लोगों को एक तरह का बंधुआ मज़दूर समझ रखे हैं और ये बात अब समझने में आपको तब मिलेगा, हमारे यहाँ के लोगों ने ठेका लेके रखा है। पूरा का पूरा किशनगंज के लोग ठेका लेके रखते हैं, इनकी सरकार बन रही है तो हमें इनको जिताना चाहिए। सरकार किनकी बने, पहले लोग आपके पास अच्छे होने चाहिए। आपका रिप्रेजेंटेटिव अगर मजबूत नहीं है, आपका रिप्रेजेंटेटिव एजुकेशन पे बात नहीं कर रहा है, हेल्थ पे बात नहीं कर रहा है, आपका रोजगार पे बात नहीं कर रहा है, कहाँ से होगा? आप ये ठाकुरगंज विधानसभा 36 पंचायतों के साथ एक बड़ा विधानसभा है। इनका जो आप मैप देखेंगे, एक तरह का आइलैंड में कुछ-कुछ क्षेत्र बसा हुआ है, ऐसा लगेगा आपको। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे कट ऑफ हैं, जहाँ पर नेता लोग पहुँच नहीं पाते हैं। इन क्षेत्रों को मेन लाइन से जोड़ने के लिए सरकार के पास क्या नीति है? अच्छा, सरकार नीति तब बनाती है जब आपके विधायक जाकर के उनके पास बात रखे। आपके विधायक क्या-क्या बात रख रहे हैं? इतना बड़ा क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज बनाने की बात चल रही थी, अभी तक नहीं हो पाया है। तो आप ये समझिए कि आपके पास जब तक रिप्रेजेंटेटिव मजबूत नहीं होगा, आप चाहे भले किसी पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, आरजेडी में हो, जेडीयू में हो, एमआईएम, बीजेपी किसी में हो, आप ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टियों के साथ आपका गठजोड़ हो, लेकिन आप अगर मजबूत नहीं है तो आपके इलाके की बात मजबूती से नहीं रखी जाएगी। और आपने देखा होगा पिछले कई सालों से ऐसे देखते हुए आ रहे हैं हम कि जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं उन्हीं को कुर्सी दिया जा रहा है। तो फिर झेलिए आप। नए लोगों को मौका दीजिए, युवा लोगों को मौका दीजिए, जो जवां सियासतदान होंगे, वो लोग आपके इलाके में दौड़ेंगे और इलाके के मुद्दों को लेकर मुखर रूप से बोलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फैज़ान अहमद आपके पास कैंडिडेट है तो आप इन्हीं को वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं फैज़ान अहमद के अंदर पोटेंशियल है, वो जीत रहा है, तो आप इनको ही वोट दीजिए। वोट खराब ना करें कि भाई आप इनको उनको दे करके वोटों का बँटवारा ना करें। अगर आपको नहीं लगता है तो आप फैसला लेने पर अपने आप में मजबूत है कि भाई आपको किनको देना है। मेरा ये मानना है कि युवा लोगों को आज तक कोई सियासत में लाने की कोई कोशिश कर रहा है? कोई भी पार्टी? अब जिस पार्टियों की बात कर रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि युवा लोगों को सियासत में होनी चाहिए, यूथ इन पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन कोई यूथ को टिकट दे रही है? बताइए। कांग्रेस दे रही है, बीजेपी दे रही है, एमआईएम दे रही है, आरजेडी दे रही है। जब कोई नहीं दे रही है, तो पहले किसी न किसी को ये रास्ता बनाना होगा। मैं उसी रास्ते में चल रहा हूँ मेरे भाई। आप जितने जवान लोग हैं, जितने आपके चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाह रहा हूँ कि आप युवा साथी लोग मिलकर एक मर्तबा युवा के हाथ में बागडोर दीजिए, यकीनी तौर पर हालात बदलेंगे इंशाल्लाह। जैसे आप जो है कहीं भी किसी भी तरह की अगर बात करते हैं तो युवा का ज़िक्र आप बहुत ज़्यादा करते हैं और ठाकुरगंज समेत पूरे सीमांचल, पूरे बिहार के युवा जो है एक चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं।
हर सरकार आती रही, उनसे हर तरह के वादे करती रही, लेकिन उन्हें रोज़गार के मामले में कहीं सेटल नहीं किया गया है। आज भी वो लोग मज़दूरी करने के लिए देश-विदेश जाते हैं। तो जब आपका सारा मैसेज, आपका सारा का जो है कार्यक्रम, प्रोग्राम, फंक्शन, मैनेजमेंट सब कुछ युवा को लेकर है, तो आप यहाँ के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि अपने वोटों को बाँटें या फिर आप जैसे निर्दलीय उम्मीदवार को मौका दें? देखिए, युवा लोग बहुत अच्छी तरीके से फैज़ान अहमद के साथ खड़ा है। हुँ। इनको मालूम है कि फैज़ान अहमद युवाओं की बात करता है। मैं ये नहीं करता हूँ कि बुज़ुर्गों की बात नहीं सुनी जाए। भई जब तक किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में बुज़ुर्गों का मशवरा, मेरी माँ-बहनों का दुआ और युवा लोगों का साथ नहीं रहा, कोई भी संघर्ष कामयाब नहीं हुआ। आपने देखा होगा हमने कई संघर्ष किए हैं हमारे इलाके के लिए, तो ऐसे उनका रिज़ल्ट बाद में आता है थोड़ा-सा। तो युवा लोगों का साथ तो मेरे साथ है और मैं अपने युवा साथी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप एक मर्तबा युवा नेतृत्व में अपने विधानसभा के में पहुँचाने का कोशिश करें। अगर जब युवा पहुँचेगा तो युवाओं की बात होगी। हम ये चाहते हैं कि ठाकुरगंज विधानसभा एक बड़ा विधानसभा है। इनका जो ज़्यादातर क्षेत्र है नेपाल से, बंगाल से सटा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में रोज़गार के नाम पर जो बड़े-बड़े उद्योग लगे हैं, इन उद्योगों में हमारा परसेंटाइल हो, हमारा परसेंटेज हो। ठाकुरगंज में कई सारी इंडस्ट्रीज़ बैठी है प्राइवेट, इनमें भी हमारा परसेंटेज हो कि भई हम ठाकुरगंज में इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो हम 30% ठाकुरगंज के लोगों को रोज़गार देंगे। ऐसा कोई नियम है? ना वो लोग भी चाह रहे हैं, ना हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बात नहीं रखेगा, कैसे पहुँच सकता है इरशाद भाई बताइए? आप जब तक इलाके के मुद्दों को लेकर मुखर रूप से अपने मीडिया में नहीं दिखाइएगा, तो कोई नेता को इतनी फुर्सत भी नहीं है कि वो जाकर के इस क्षेत्र में जाके एक सिवाय फैज़ान के अलावा ये बताइए कि जो क्षेत्र में घूम-घूम कर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि हमारे इलाके में क्या-क्या चीज़ें हैं। मैं अपनी बातों को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको मंज़िल आसमानों में। हम अपना जो मेरा टैगलाइन है कि अपनी क़यादत, ज़मीनी सियासत, इनके साथ आप जुड़िए। यकीनी तौर पर एक बड़ा बदलाव लाने के लिए हम आगे जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आप हमारा साथ दीजिए। जैसे आप जो टैगलाइन का ज़िक्र किए, तो चुनाव से पहले जो है, किसी भी पार्टी के किसी भी कैंडिडेट की अगर बात करें, हम जब सवाल करते हैं, तो हर वादे और हर दावे जो है वही होते हैं जो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। और जब आप मुख्य धारा राजनीति से खुद को अलग-थलग करके काम कर रहे हैं, तो आपके वादे, आपके दावे उन लोगों से कुछ अलग है। चुनाव के बाद इसका असर दिखेगा। अगर मानिए आप जीतते भी या हार भी जाते हैं, नतीजा जो भी आए, तो उनके वादे और उनके दावे को किस तरह आप जो है खुद के वादे और खुद के दावे को अलग-थलग समझते हैं ताकि लोग समझें? देखिए, मेरी जो माँगे हैं, वो आप सबकी माँगे हैं। ये मैं कोई अलग हट के बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये करना है। सबका ये आज के डेट का समस्या है कि हमारे यहाँ क्वालिटी एजुकेशन हो, क्वालिटी हेल्थ का जो ये हो, वो हो। अब आप इन चीज़ों से हटकर कहाँ बात करना चाहते हैं? सब लोगों की तो यही मजबूरी है। हमारे लोग दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब में काम कर रहे हैं। तो हमारे लोगों को अपने जब किशनगंज में ही रोज़गार मिलेगा, क्या ये लोग बाहर जाएँगे? तो यहाँ लाने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की ज़रूरत है, जो जाके विधानसभा में अपनी बातों को रखे, जो उनके बिहार की सरकार की कुर्सी पर बैठेगा, उन तक अपनी बातों को पहुँचाए कि भाई सीमांचल एक पसमानदा इलाका है, यहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ होना ज़रूरी है या कॉलेजेस होना ज़रूरी है, यहाँ मेडिकल के क्षेत्र में एम्स वगैरह का पूर्णिया वगैरह या किशनगंज वगैरह में होना ज़रूरी है। तब जाकर के बातें धीरे-धीरे सुनी जाती है। तो जब तक युवा लोग सियासत में नहीं आएँगे, इम्पॉसिबल है। ये परंपरागत सियासत के लोग जो बैठे हुए हैं कुर्सी पर, इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कुर्सी बचाना है। ये चाह रहे हैं कि महागठबंधन का लहर चल रहा है, तो महागठबंधन का टिकट ले लें। ये चाह रहे हैं कि एमआईएम का लहर चल रहा है, तो एमआईएम का टिकट ले लें। लेकिन फैज़ान अहमद ये चाह रहा है कि हम बदलाव की ओर, भले 5 साल बाद ये हो, लेकिन हम बदलाव की ओर जाना चाहते हैं। हम एक अलग नई सियासत में एक अलग कारवां लिखना चाह रहे हैं। तो आप इसलिए हम युवा साथी लोगों से आग्रह करेंगे कि आप एक अपनी पहचान बनाइए। जैसे आगे समझना चाहूँगा कि आपने कहा कि युवा जो है फुल समर्थन में है, फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन राजनीति एक ऐसी जगह है कि अगर 4 जन चाहने वाले हैं तो 2 जन खिलाफ ज़रूर होते हैं। और आप भी ये चीज़ का एनालिसिस करते हुए देखेंगे खुद को कि कहीं आपको कहा जाता है वो अभी बच्चा है, कहीं आपको कहा जाता है कि उसको जो परिषद में है, ज़िला पार्षद है, उसी में रहना चाहिए, उसी के ज़रिए धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए, उसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो शायद उसके पॉलिटिकल करियर में फुल स्टॉप लग सकता है। तो इस तरह के जो एलिगेशंस लग रहा है आपके ऊपर, उन्हें क्या आप अब महोदय व्याख्या लोगों देना को चाहेंगे? मेरे पॉलिटिकल करियर पर फुल स्टॉप लगने पर इतनी परेशानी हो रही है, तो मतलब महोदय लोगों को चिंता है मेरे बारे में। यकीनी तौर पर युवा लोगों की सियासत में फुल स्टॉप नहीं,
ये इनफिनाइट वे की तरफ दौड़ रहा है। अब एक फैजान नहीं तो जिला परिषद बनेगा। मुझे तो लगता है कि 18 के 18 यंगेस्ट लोग अब जिला परिषद बनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, हम ये चाह रहे कि 126 पंचायत के जो मुखिया है, कम से कम 80 मुखिया हमारा युवा हो, 80 सरपंच युवा हो, 80 समिति पंचायत समिति युवा हो। तो मेरे फुल स्टॉप लगने पर वो इतने महोदय परेशान है, तो आप ये समझ सकते हैं कि महोदय को ये लगता है कि फैजान अहमद बहुत आगे निकल रहा है। फैजान अहमद युवा लोगों की बात करता है, जेन्युइन मुद्दों पर बोलता है, तो इन लोगों को परेशानी होती है। इन परेशानियों का मैं उनका कोई सोल्यूशन नहीं करने वाला हूँ। अब उन्हें कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन की जरूरत पड़े, पीछे मेडिकल स्टोर है, यहाँ से वो दवाई ले जाए, अपना इलाज करवाए। जैसे कि आप खुद को आज़ाद साबित कर दिए, लेकिन आपके खिलाफ जो लड़ेंगे वो किसी पार्टी के बंधन में लड़ेंगे। जो भी जिस पार्टी से टिकट मिलेगी चुनाव लड़ेंगे, तो जो किसी पार्टी के बंधन में चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए आपका मैसेज क्या हो सकता है कि ताकि वो भी सतर्क हो जाए और साथ ही साथ जनता भी खुद को समझदार साबित करे? देखिए, फैजान अहमद ये साबित करने की अकेले कोशिश नहीं कर रहा है। सब नौजवानों को ये साबित करने की जरूरत है कि किसी के अब्बा की बपोती नहीं है सियासत। कि आपके अब्बा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे तो आप एमएलए रहेंगे, आपके भाई एमएलए रहे तो आप मुखिया बनेंगे। ये किसी के अब्बा की बपोती नहीं है। इस जमीन को हमने सींचा है, हमारे लोग सींचते हैं, किसान सींचते हैं, गरीब सींचते हैं। गरीब लोगों का पैसा बाहर से कमा के आकर के यहाँ पर भी इनकम टैक्स देता है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये किसी एक की जमीन नहीं है। सियासत में अब वही लोग रहेंगे जो जेन्युइन मुद्दों पर बात करेंगे। फैजान अहमद आपको अगर लगता है कि नहीं है सही, तो जो बंदा जेन्युइन है उनको आप वोट करिए। मैं फैजान अहमद आपको आपके उस साथ में चलने के लिए तैयार है। लेकिन आप देखिए सियासत की घड़ी को देखिए, ये कौन लोग सियासतदान बने बैठे हुए हैं। जो एमआईएम के टिकट का दावेदार है, ये बरसों से सियासत करते हुए आ रहे हैं, कभी किसी पार्टी पर, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में। अभी उनको लगता है कि 2 करोड़ रुपया दे करके हम टिकट लेंगे तो फन्ना पार्टी को 2 करोड़ रुपया देंगे, फन्ना पार्टी को देंगे। किस किस पार्टी को आप टिकट के लिए पैसा दे सकते हैं? तो एक मर्तबा इस मिथ को तोड़ने की जरूरत है कि जिसके अब्बा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका बेटा विधायक नहीं। बाप किसान हो, बेटा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन रहा है, ये प्राउड की बात होनी चाहिए। बाप पान दुकान वाला हो, बेटा डीएम बने, ये प्राउड की बात है। बाप मजदूर हो, बेटा पत्रकार बन रहा है, ये प्राउड की बात है। बाप रिक्शा चला रहा हो, बेटा प्रोफेसर बन रहा है, ये प्राउड की बात है। हम कहाँ जा रहे हैं कि अच्छा इनके अब्बा बहुत अच्छे लीडर थे इसको बना दिया जाए? ये ऐसी बात नहीं है इरशाद भाई। मैं ये कहूंगा कि लोग अब बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि जो अच्छे लोग होंगे उनको मौका देंगे। फैजान अहमद ये नहीं कर रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ। जो अच्छे लोग हों, जो जेन्युइन तौर पर सीमांचल और किशनगंज और ठाकुर इनकी बात करता हो, यहाँ के मुद्दों पर मुखर रूप से बोलता हो, ऐसे लोगों को मौका देने की जरूरत है। देखिए, ऐसे लोगों को तो मौका देंगे, लेकिन जब परंपरागत राजनीति की बात हो रही है तो यहाँ पर जो है जो बुजुर्ग वोटर्स है, जो महिलाएं वोटर्स है, जो कहीं ना कहीं आज भी जो है खुद को समाज के मुताबिक बहुत पीछे देखते हैं। और बुजुर्ग का जो ब्रेन वॉश करना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसा चलते आ रहा है, जैसा चल रहा है वही सही है, वही बेहतर है। और यहाँ पर जो है ज़मीनी स्तर पर सोशल मीडिया में युवाओं का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनकी मौजूदगी नहीं हो पाती है किसी भी चुनाव में। तो यहाँ के बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, माँ बहनों के लिए आपके पास किस तरह के प्लान हैं जो अपने शोहर से लड़ ले, भाई से लड़ ले कि मेरा वोट तो फैजान को ही जाएगा? ये बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। 2025 के चुनाव में युवा जो वोटर्स है उनकी संख्या काफी बड़ी है। ठीक, तो आप इस बात पे निश्चिंत हो जाइए कि युवा लोग तो वोट देंगे, लेकिन बूढ़े लोग नहीं देंगे। ये कुछ कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि एमएलए साहब तुम साल बेटा लागो। हाँ, जब फोन लगाने की जरूरत पड़ती है तो उनका साल बेटा फोन ही नहीं रिसीव कर रहा। ठीक है, और अच्छा मुखिया जी ये तो मोर सन बेटा लागो। ये ऐसा कब तक चलेगा? कुछ कुछ लोग हैं जो बस किसी बंदिश में बंधे हुए हैं। ये इन जंजीरों को हमें तोड़ना होगा और हम इंशाल्लाह तोड़ने में कामयाब होंगे। जो युवा साथी लोग हैं वो बहुत बढ़िया से समझ चुके हैं कि जो युवाओं की बात करेगा, मेरी माँ बहनों की बात करेगा, जो बुजुर्गों की बात करेगा, उन लोगों को मौका देना है। तो आप किन की बात कर रहे हैं? मैं तो क्षेत्र में घूम रहा हूँ, भर भर के मोहब्बत मिल रहा है। अब जरूरी नहीं कि वोट भी भर भर के मिले, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि भर भर के वोट नहीं मिलेगा। अल्लाह ने चाहा, अगर मेरे मुकद्दर में है, तो सियासत कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि बदलाव हो। ये संसार में परिवर्तन एक नियम है कि ये बदलाव एक दस्तूर है और इसमें सब लोग चलते हैं। कल आप किसी का बेटा थे, आज आप किसी का चचा है, कल किसी का बाप बनेंगे, परसों दादा बनेंगे। तो ये सिस्टम है, इस सिस्टम को आप नहीं तोड़ सकते। जो नेचुरल सिस्टम है उनको आप तोड़ नहीं सकते हैं। सियासत भी ऐसा है, आप 5 साल किसी को मौका दिए, आप 5 साल किसी और को मौका दीजिए। कोई जरूरी है कि एक कुर्सी पर बैठ कर रह करके आप डिक्टेटरशिप कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। फैजान अहमद कुर्सी का प्यारा नहीं है कि हमें कुर्सी ही चाहिए। मैं
बदलाव की ओर जा रहा हूँ और हम ये चाहते हैं कि हमारे ठाकुरगंज में बदलाव हो। जैसे आपने बदलाव की बात कही, तो अब तक बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो भी नेता राजनीति में एंट्री किया, उन्होंने यही बात कही कि बदलाव होना चाहिए, और वो अपने तौर पर हर तरह के बदलाव किए, समाज को पीछे छोड़ दिए। कल फैज़ान अहमद साहब भी तो ऐसा नहीं करेंगे? ये आप देखते रहिए, ये आपको मेरे 3 साल के पीरियड में देखने को मिलेगा। और बदलाव में भी ऐसे लोग आना चाहिए जो नए लोग हो, जो ऑलरेडी विधायकी कर चुके हैं, ऐसे लोगों को आपने देख लिया है, ऐसे लोगों की बात भी नहीं कीजिए। 3 तो आपके पास ऐसे ही लोग आएँगे जो ऑलरेडी विधायक रह चुके हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। आप नए लोगों में आप चेहरा तलाश कीजिए और लोग नए चेहरा चाह रहे हैं। इरशाद भाई, हमने देखा है, लोगों में एक आस है, एक प्यास है कि फैज़ान जैसा लड़का को आने की ज़रूरत है। मुझे अगर ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि नहीं आपसे नहीं हो पाएगा, तो इस पर एक अलग मशवरा होने वाली है। और मुझे लगता है कि लोग, जब तक लोग फैज़ान अहमद को नहीं बोलता, तो फैज़ान अहमद आगे नहीं बढ़ती। हमें लगता है कि हम इस बदलाव की कड़ी में हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला कदम किसी न किसी को बढ़ाना होता है, तो हमने बढ़ाया है। आप देखते रहिए, आप भी इसी क्षेत्र में रहिएगा। जहाँ पर आपको लगे कि नहीं फैज़ान अहमद गलत ट्रैक पे चल रहा है, तो आप हमको बताने की भी कोशिश कीजिए। यकीनी तौर पर हम तो देख रहे हैं कि ख्वाब जो हमने ख्वाबों का तामीर किया है, यकीनी तौर पर ऐसा होने वाला है। जैसे अभी आपने ज़िक्र किया कि कोई ऐसा नेता है जिनके पास कैपिटल फंड, दौलत, पैसा बहुत ज़्यादा है, और उस पैसे के बदौलत जो है वो किसी भी पार्टी की टिकट को खरीद लेता है। और ज़ाहिर-सी बात है कि इंडिया में चुनाव जो है कमर्शियल हो चुका है, जिसमें पैसे की लागत बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अगर चुनाव जीतेंगे तो फंड का कुछ अपने सिस्टम भी है? जयराम महतो को हुँ, चुनाव लड़ते हुए देखा होगा झारखंड का। जी। हम भी जाएँगे क्राउड फंडिंग की तरफ, अच्छा। लोग जो करेंगे। हुँ, भाई लोगों की मोहब्बत भी एक फंड है। आप सिर्फ़ पैसा को इनकम मत मानिए, प्यार भी एक इनकम है, सिर्फ़ फिर ठीक है? मोहब्बत से भी कुछ नहीं होता है। मोहब्बत से जब कांग्रेस की दुकान चल सकती है, तो फैज़ान मोहब्बत से विधायक नहीं बन सकता है। क्या चल रहा है? एक तरफ आप मोहब्बत से कांग्रेस की पूरा सरकार चला रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान, और मोहब्बत की दुकान से फैज़ान अहमद विधायक नहीं बन सकता, तब तो उनको अपना बंद कर देना चाहिए। तो हर नहीं, चीज़ें बिना लोगों की मोहब्बत मिलेगी, पर जो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे उनके पास तो पैसा है ना, वो पैसे से खेल खेलेगा, तब आप क्या करेंगे? लोगों को पैसे से किसी का ये नहीं है, सबके पास अपना इनकम है। सब जानते हैं कि उनका पैसा लेके हम क्या करेंगे। सबको अपना कमाना है, अपना खाना है, अपने रोज़गार की बात करना है, अपने बच्चों को लेके चलवाना है, तो ये अपना सब कुछ करना चाह रहे हैं। लोगों को अब फ़र्क नहीं पड़ता है आप अरबपति हैं, लोगों को अब फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप करोड़पति हैं, लोगों को ये फ़र्क पड़ता है कि आप हमारे हैं कि नहीं हैं। तो जो पब्लिक का अपना होगा, उनको लोग बनाएँगे। आखिरी सवाल, क्योंकि हर तरह से आपसे जानकारी लेने की कोशिश की, कि जब आप ठान लिए, मान लिए और सब कुछ जान लिए कि भाई चुनाव लड़ना है, तो यहाँ के लोगों के लिए, ठाकुरगंज के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा कि जिसके ज़रिए वो अभी से एक इरादा कर ले कि इस बार जो है फैज़ान अहमद को ही विधानसभा भेजेंगे, ताकि वो हमारे मुद्दों की बात करें? उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला को जहाँ पहुँचाना होगा वो पहुँचाएँगे। हमारा काम है मेहनत करना, ज़मीनी स्तर पर चलना, लोगों से अलग-अलग। अभी 5-7 दिन के अंदर आप मेरे अंदर एक अलग बदलाव देखेंगे। हम अलग-अलग गाँव में जाके अपना नुक्कड़ के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई आपके पास अच्छे लोगों का होना ज़रूरी है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर पोज़ीशन है तो किसी का अपोज़िशन नहीं होना चाहिए। आप जहाँ पर भी रहें मज़बूती के साथ इलाके के मुद्दों पर खड़े हों। और हम ख़ास करके अपने ठाकुरगंज और दिगल बैंक के लोगों से कहना चाहेंगे कि आपको अगर लगता है कि नहीं बदलाव करना चाहिए, तो ये आपके हाथ पर है। और आपको अगर लगता है कि बदलाव करना चाहिए और बदलाव में सही लोगों को लाना चाहिए, तो फैज़ान अहमद भी आपके पास एक ऑप्शन है। आपकी मोहब्बत बस कायम रहे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया।